हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का 4th चैप्टर। ठीक है, अभी तक हमने जो है 3 पार्ट अपलोड कर दिया है। आज ये जो है संविधान का चौथा पार्ट है। जिन्होंने पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को जरूर देखें। और आज के क्लास में आप सभी का स्वागत भी है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसके बाद बेल आइकन प्रेस ऑन कर लें। तो चलिए देखते हैं कि अभी तक हमने संविधान में क्या पढ़ा था, मतलब तीसरे पार्ट में क्या पढ़ा है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले पीछे। तो स्टूडेंट, हमने तीसरे पार्ट में पढ़ा था 1858 का चार्टर एक्ट से लेकर भारत परिषद अधिनियम 1861। फिर इसके बाद पढ़ा भारत परिषद अधिनियम 1892। फिर पढ़ा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था हमारा भारतीय शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट पढ़ा 1919 का भारतीय शासन अधिनियम। इसके बाद पढ़ा 1935 का भारत शासन अधिनियम। और लास्ट में क्या पढ़ा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। फिर हमने शुरू कर दिया था संविधान निर्माण की प्रक्रिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे होता है और इसके पीछे जो है क्या क्या आंदोलन किए गए थे और कौन कौन सा अधिवेशन हुआ, सब अच्छी तरह से पढ़ लिया था। ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हमने क्लियर किया। फिर इसके बाद क्या देखा था कि संविधान सभा के चुनाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है और महत्वपूर्ण संविधान सभा के सदस्यों की टोटल संख्या कितनी थी, और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान में चले जाने के कारण जो है टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 299। संविधान सभा में अस्थायी सदस्य, उपाध्यक्ष, उद्देश्य प्रस्ताव किसके समय में आया था, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां। और इसके बाद हमने देखा कि संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, कि यानी कि किस देश से कौन सा अधिकार भारतीयों के लिए लिया गया है, जैसे ब्रिटेन से, यूएसए से, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, रसिया, जापान, जर्मनी। तो हमने ये सभी अपने तीसरे पार्ट में पढ़ लिया था। और आज हम चौथे पार्ट में पढ़ने वाले हैं संविधान की विशेषताएं, यानी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो है देखते हैं संघवाद यानी फेडरलिज्म। इसका अर्थ होता है एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना। एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना, इसका क्या मतलब हो जाता है, संघवाद। इसमें जैसे हमारे भारत में जो है 3 स्तर पर सरकारों का निर्माण किया गया है, यानी भारत में जो है 3 सरकारें हैं। पहले तो हो जाता है आपका केंद्र यानी सेंट्रल, राज्य यानी स्टेट, और स्थानीय। ठीक है, तो ये 3 स्तर पर भारत में जो है सरकारों का स्तर पाया जाता है। ठीक है, और इसका एक अर्थ हो जाता है, आपने देखा होगा कि आर्टिकल 1 में लिखा गया है, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी जो ये यूनियन शब्द है इसका भी मतलब क्या होता है, तो इसका भी मतलब होता है संघ। ठीक है, लेकिन एक संघ, ये यूनियन जो है भारत में लागू है, जबकि जो ये आपका फेडरलिज्म वाला यानी फेडरल वाला जो संघ होता है ये आपका यूएसए में लागू है। ठीक है, तो इसका अंतर क्या है इन दोनों में, तो इसको देख लेते हैं। जो फेडरल लागू होता है यूएसए में उसे क्या कहा जाता है, इसे फेडरल कहा जाता है। तो फेडरल का क्या मतलब हो जाता है कि निर्णय लेने की अंतिम शक्ति कुछ विषयों को छोड़कर राज्यों के पास होती है। ठीक है, यानी कि निर्णय लेने की जो अंतिम शक्ति होती है किसके पास होती है, तो राज्यों के पास होती है। और इसे क्या कहा जाता है, इस प्रकार के फेडरल को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है अवशिष्ट शक्ति, जो कि कहाँ पर होता है, स्टेट्स में होता है। और वहीं जो भारत में है उसका क्या नाम है, तो भारत में जो है यूनियन है। यूनियन मतलब आप देख सकते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो ये भारत जो है संघों का राज्य है, इसमें राज्यों का संघ है। तो इसमें क्या कहा गया है कि निर्णय लेने की अंतिम शक्ति कुछ विषयों को छोड़कर केंद्र के पास होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है शक्तियों का जो है अंतिम निर्णय किसके पास होता है लेने का, तो राज्य के पास होता है, जबकि कुछ विषयों को छोड़कर केंद्र के पास जो है अंतिम शक्ति जो है निर्णय लेने की किसके पास होता है, तो केंद्र के पास होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि हमारे भारत में जो है केंद्र के मतलब सारी शक्तियां केंद्र के पास है, कुछ शक्तियां जो है राज्यों के पास भी है। ठीक है, तो जैसे उसी के आधार पर जो है भारत में जो है संघ सूची बनाया गया है। इसमें जो है 3 अनुसूचियां हैं। पहला हो जाता है संघ सूची यानी सेंट्रल लिस्ट, इस पर जो है केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है। दूसरा हो जाता है आपका राज्य सूची, इस पर यानी स्टेट लिस्ट, इस पर जो है राज्य अपना नियम कानून लगाता है। और एक होता है समवर्ती सूची, इस पर जो है कॉन्करेंट लिस्ट, इस पर जो है केंद्र और राज्य दोनों कानून निर्माण कर सकते हैं। ठीक, अगर जो है किसी बात को लेकर अगर किसी नियम कानून बनाने में अगर जो है विवाद हो जाता है तो अंतिम निर्णय जो है किसका माना जाएगा, तो केंद्र सरकार का इस पर अंतिम निर्णय माना जाएगा। ठीक है, तो समवर्ती सूची में अंतिम निर्णय अगर
किसी का माना जाएगा तो वह केंद्र का माना जाएगा। और समवर्ती सूची की अवधारणा आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। अब देख लेते हैं कि अवशिष्ट विषयों जैसे आपका हो जाता है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपका कंप्यूटर, ये सभी बाद में आए हैं, यानी जब संविधान आपका बना था तो उसके बाद जो है कंप्यूटर और आईटी कंपनियां जैसे इस प्रकार के जो कानून बनाए जाते थे तो उस पर जो है किसका अधिकार होता था, तो केंद्र सरकार इस पर अपने शक्तियों का यूज करती थी, इस पर जो है स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा केंद्र के पास। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत में अर्ध संघात्मक यानी डुअर्सी फेडरल संरचना है। ठीक है, तो भारत में जो है यानी कि फेडरल और यूनियन इन दोनों प्रकार की जो है भारत में संरचना पाई जाती है। केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यानी जो राज्यपाल होता है वह केंद्र का क्या होता है, तो प्रतिनिधि के तौर पर कह सकते हैं, यानी एजेंट होता है। तो केंद्र जो है राज्यों में राज्यपाल नियुक्त करता है, और हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है, तो यह यूनियन की विशेषता होती है, जबकि फेडरल की क्या होती है, तो शक्तियों का विभाजन किया जाता है और सरकारों के अलग अलग स्तर बनाए जाते हैं। तो इसके जो है हमारे भारत में इसी प्रकार का भी शासन है, तो यूनियन का भी है और फेडरल का भी है। ठीक है, तो दोनों प्रकार की हमारे संघात्मक संरचना भारत में पाई जाती है। ठीक है, तो भारत में पूछा भी गया प्रश्न किस प्रकार की संरचना पाई जाती है, तो अर्ध संघात्मक। सेकंड है कि शासन जो संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली है, यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है। इसमें जो है हमारे भारत में क्या है कि संसद ही सर्वोच्च है, यानी कानून निर्माण की सर्वोत्तम इकाई या सर्वोत्तम संस्था क्या है, तो वह संविधान संसद है। ठीक है, तो अगर कोई भी कानून बनाना होता है तो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन अध्यक्षात्मक जो है शासन प्रणाली कहाँ पर है, तो यह जो है यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यह कहाँ पर है, तो यह इस प्रकार की अध्यक्षात्मक जो है शासन प्रणाली अमेरिका में है, यानी राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शक्तियों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। तो हमारे भारत में जो है कानून बनाने के लिए अलग संस्था है, कानून को लागू कराने के लिए अलग संस्था है, और कानून की समीक्षा यानी निगरानी करने के लिए कि कानून को जो है अच्छी तरह से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन सभी के लिए हमारे भारत में जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो कानून बनाने का जो है काम किसका है, विधायिका का है यानी लेजिस्लेटिव का, जो कानून बनाती है। कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव जो कानून को लागू करती है। ठीक है, तो कानून को लागू करने का कार्य कार्यपालिका का हो जाता है। और इसके बाद जो कानून की समीक्षा यानी देख रेख करता है तो उसे जुडिशरी यानी न्यायपालिका कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में शक्तियों का विभाजन 3 स्तर पर किया गया है। इसके बाद हो जाता है चौथा, धर्म निरपेक्षता यानी सेकुलरिज्म, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, कोई जो राज्य है इसका कोई एक पर्सनल धर्म नहीं होगा, यानी यह राज्य जो है धर्म निरपेक्ष होगा। ठीक है, व्यक्ति जो है अपना कोई भी धर्म मान सकता है और वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपना सकता है, लेकिन राज्य जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, या राज्य जो है एक मतलब किसी धर्म को लेकर राज्य इस पर जो है आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो राज्य जो है कैसा होगा, धर्म निरपेक्ष होगा। इसके बाद मौलिक अधिकार, तो हमारे नागरिकों को आपको सब पता है कि संविधान में जो है भारत की जनता को जो है मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, जिसका उल्लेख किसमें किया गया है, तो भाग 3 जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, यानी कि जनता को कुछ अधिकार दिए गए हैं जो उन्हें हर हाल में प्राप्त होंगे, ये कहा गया है। और इसके साथ साथ जो है क्या है, राज्य हेतु नीति निर्देशक सिद्धांत भी है कि राज्य के लिए आपको क्या करना है, ये सभी आपके निर्देश भी आपको दिया गया है कि राज्य के द्वारा क्या कार्य किया जाएगा आप सभी के लिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे क्या कहते हैं, डीपीएसपी, और इसका उल्लेख किया गया है भाग 4 में, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, यह जो है इसका उल्लेख जो है भाग 4A में किया गया है और आर्टिकल 51A में है। मौलिक कर्तव्य का मतलब हो जाता है, आपने यहाँ पे देखा कि मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि यह जो है संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया है, लेकिन मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ये देखा जाता है कि देश के प्रति भी नागरिकों का कुछ कर्तव्य है, वह उन्हें करना ही है। ठीक है, तो हमने संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत देख लिया है। अब देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। और अगर आप सभी को प्रस्तावना, भारत की प्रस्तावना नहीं याद है तो आज मैं यहीं पर आपको याद भी करवा दूंगा। ठीक है, कुछ शब्द इधर उधर होते हैं उसमें, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको जिससे क्वेश्चन बनता है वो आपका सॉल्व कर देंगे। ठीक है, और आपको प्रियम्बल भी याद हो जाएगा।
तो देखते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश करते हैं। ये मैंने अपने तीसरी पार्ट में भी बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा में किसने पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने। डेट पूछे तो 13 दिसंबर 1946 को। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को कुछ संशोधन के साथ प्रस्तावना के तौर पर स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, तो संविधान सभा में जब उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है तो कुछ उसमें बदलाव के साथ जो है इसी उद्देश्य प्रस्ताव को जो है क्या बना दिया जाता है, प्रस्तावना के तौर पर संविधान में स्वीकार कर लिया जाता है। और उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा कब स्वीकार करती है, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद जो है अभी तक प्रस्तावना में एक बार जो है संशोधन किया गया है, यानी कुछ शब्द जोड़े गए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में पहली बार क्या किया जाता है, कुछ शब्द जोड़े जाते हैं। ठीक है, और वो 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कितने शब्द जोड़े जाते हैं, तो 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कौन सा शब्द होता है, तो पहला हो जाता है आपका समाजवाद, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता, यानी सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये 3 शब्द जो है प्रस्तावना में पहली बार संशोधन के द्वारा जो है जोड़े जाते हैं। ठीक है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इसे याद कैसे कर सकते हैं, तो तीनों का जो है पहला अक्षर ले लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, सपा बन जाएगा। ठीक है, तो सा से आपका हो जाएगा समाजवाद, पा से आपका हो जाएगा पंथ निरपेक्ष और आ का मात्रा यहाँ पे लगा देंगे तो हो जाएगा अखंडता। तो सपा शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा जाता है। ठीक है, और एक शब्द और कुछ बातें मैंने कल भी बताया था कि जो है प्रस्तावना की जो भाषा है ये कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जबकि प्रस्तावना का जो विचार है यह कहाँ से लिया गया है, यह यूएसए से लिया गया है। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। अब देखते हैं, अब आपको जो है प्रस्तावना याद कराने की बारी आ जाती है, तो आप सभी ध्यान से देखेंगे और थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको याद करवा दूंगा। जब जवाहरलाल नेहरू जो है 13 दिसंबर को संविधान सभा में जो है जब अपना उद्देश्य प्रस्ताव लेकर पहुंचते हैं तो सभी लोग इकट्ठा होते हैं, और ये जो लोग सभी इकट्ठा होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से पूछते हैं कि हम सब यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को उस तरीके का राज्य बनाना चाहते हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो इस संविधान के अकॉर्डिंग जो राज्य का स्वरूप है वह कैसा है, संपूर्ण, यहाँ से अब देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या मतलब हो जाता है, हमारी संप्रभुता हमारे पास है, यानी हम किसी के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, और इसके बाद राज्य कैसा होना चाहिए, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए राज्य में, जिससे सरकारी और प्राइवेट कंपनियां जो है इस तरह का प्रोडक्ट बनाएं कि वो सभी लोगों तक पहुंच जाए। इसके बाद क्या होता है, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर हो, इसका कोई एक धर्म ना हो। इसके बाद हो जाता है लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिकल, यानी लोगों का ही शासन रहे। इस तरह का प्रश्न जो है पूछने का जनता के पास भी अधिकार हो। और गणतंत्र यानी रिपब्लिक, समय समय पर हम सरकार को बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी शब्द जो है राज्य का स्वरूप बनाने में निर्माण किया गया है। और नेक्स्ट क्या कहा गया है जनता के लिए, तो 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। भारतीय लोगों के लिए जो है 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है हमारे संविधान में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला हो जाता है आपका सामाजिक, दूसरा राजनीतिक, तीसरा आर्थिक यानी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। ये 3 न्याय की बात जो है भारत के संविधान में भारतीयों को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता के प्रकार यानी टाइप ऑफ फ्रीडम यानी लिबर्टी। इसमें जो है किसी भी व्यक्ति को जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना करने की इच्छा उसके पास जो है राज्य के द्वारा यानी संविधान के द्वारा दिया गया है। समानता यानी सभी में जो है इक्वालिटी रहेगी, यानी प्रतिष्ठा यानी डिग्निटी और अवसर यानी अपॉर्चुनिटी सभी के लिए खुले रहेंगे। और बंधुत्व की भावना का प्रसार हो यानी फेडरनिटी, यानी बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा का भाव एक दूसरे के अंदर, यह संविधान देता है। और इसका उद्देश्य क्या है, बंधुत्व का उद्देश्य क्या है कि यानी व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, राष्ट्र की एकता भी बनी रहे और अखंडता सुनिश्चित करें। ठीक है, तो यानी कि देश में जो है अखंडता यानी कि इसका खंड ना हो, यानी कि अब जो है भारत के टुकड़े ना हो। अब हम आपको याद करवाएंगे कैसे, मैंने यहाँ पे कुछ जो है पॉइंट जो है लिखे हैं। तो देखते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है,
कॉलम में शब्द लिख रखे हैं, ये आपको याद कराने के लिए यही शब्द चाहिए। तो अभी प्रस्तावना को याद करने के लिए हम फिर अपने पिछले पेज पर आए हैं। तो आप सभी को यहाँ से पढ़ना है, हम भारत के लोग, प्रस्तावना में जो लिखा है वही सब बता रहे हैं। तो हम भारत के लोग, अब यहाँ पर आ जाइए, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने, ठीक है, और अपने नागरिकों को सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय प्रदान करने तथा उनमें विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना स्वतंत्रता प्राप्त करने प्रतिष्ठा और अवसर प्रदान करने के लिए उनमें बंधुत्व की भावना का प्रसार करें ताकि व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करे। ठीक है, ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इत्दौ द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्या हो जाता है, प्रियम्बल। एक बार फिर से देखेंगे, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने और अपने नागरिकों को सामाजिक राजनीतिक आर्थिक न्याय प्रदान करने तथा उनमें विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना स्वतंत्रता प्रदान करने के प्रतिष्ठा और अवसर की प्रदान करने के लिए उनमें बंधुत्व की भावना का प्रसार करें ताकि व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करें। दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इत्दौ द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। इसके बाद इसमें याद करने वाला क्या पॉइंट है कि भारत के नागरिकों को जो है 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है। वो 3 न्याय कौन से हैं, सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक। ठीक है, और स्वतंत्रता के प्रकार में जो है व्यक्ति के बारे में क्या उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति अपने विचार को रख सकता है, अभिव्यक्ति को, और वह विश्वास कर सकता है, धर्म की उसमें स्वतंत्रता रहेगी, उपासना भी कर सकता है, और समानता के लिए जो है उसमें प्रतिष्ठा और अवसर भी दिए जाएंगे। बंधुत्व की भावना के लिए उसे मतलब बंधुत्व यानी भाईचारे का भी अवसर दिया जाएगा, यानी कि उसे भाईचारे करने की आज़ादी है ताकि व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहे, राष्ट्र की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित रहे। अब देखते हैं क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सभी बताना कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो इसमें जो है कुछ केस हुए थे यह साबित करने के लिए कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो एक केस हुआ था बेरूबारी केस। यह कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था और यह सुप्रीम कोर्ट में यह केस गया था। इसमें क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है बल्कि एक कुंजी है। ठीक है, तो प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। यह किस केस में कहा गया था, तो बेरूबारी केस में कहा गया था जो 1960 में केस किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, प्रस्तावना एक कुंजी है, यह किस केस में कहा गया था, तो बेरूबारी केस में। इसके बाद फिर एक केस हुआ केशवानंद भारती, आपने सुना होगा, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। यह केस कब हुआ था, तो 1973 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है परंतु आधारभूत ढांचा नहीं बदला जाएगा। यानी कि जो प्रस्तावना का आधारभूत ढांचा है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जबकि आप जो है प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा भी गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है लेकिन इसके आधारभूत ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फिर उसके कुछ दिन बाद एक केस और होता है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट। इसमें जो है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो किस केस में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है, तो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस में। इसके बाद और यह शब्द किसने कहा कि संविधान की आत्मा किसने कहा है प्रस्तावना को, तो यह कहा है जस्टिस हिदायतुल्ला द्वारा यह कहा गया है। नेक्स्ट है प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है, तो प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है के.एम. मुंशी ने। नेक्स्ट है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा
कहा किसने, तो यह कहा है सुभाष कश्यप ने भी। तो दोनों को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो अब हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्य के बारे में, ठीक है। तो हम कल ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे और एक ही वीडियो में तीनों टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। बस आप सभी हमारे साथ बने रहें। आज हम इतना पढ़ा के फिर कल से हमारा टॉपिक शुरू हो जाएगा मौलिक अधिकार। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।